Okay, so now we are going to discuss about the different phases, steps of uh, designing a database or planning a database for an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किसी भी डोमेन के लिए कोई डेटाबेस हमने बनाना हो तो उसके अंदर हमारे पास ये 5 स्टेप्स इंक्लूड हैं और ये 5 स्टेप्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बेस पे हम डेटाबेस बनाते हैं मोस्टली। क्यों ज़रूरी है ये चीज़? इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से आप कोई घर बना रहे हो, तो अगर आपने कोई उसके लिए नक्शा वगैरह ना बनाया हो, ब्लूप्रिंट ना बनाया हो और आप डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर लें, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें बाद में बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लाइक वेंटिलेशंस का कोई मसला हो सकता है कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, या कोई ये मसला हो सकता है कि जो वॉशरूम्स का वेस्ट वाटर है ये किस साइड पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे इसमें मसले हो सकते हैं। तो कोई भी घर वगैरह हमने बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई नक्शा उसका बनाते हैं, ब्लूप्रिंट उसका बनाते हैं, और उसके बाद उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि कितने हमें मज़दूरों की ज़रूरत होगी, कितने बंदों की ज़रूरत होगी जो इसमें काम करेंगे, कितना मटेरियल इस पे लगेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके बेस पे हम फिर डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई डेटाबेस बनाना हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट ये स्टेप्स हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। और इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करती हैं कि जो प्रॉब्लम हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिसके लिए हमने ये डेटाबेस डिज़ाइन करना हो, उस प्रॉब्लम से हमें डायरेक्टली क्या करते हैं, एक वर्किंग डेटाबेस में हमें लेके जाते हैं इसके बेस पे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको डिफाइन कर लेते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हमारे पास क्या। जो प्रॉब्लम हो उसको हम कंप्लीटली पहले डिफाइन कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत हो और जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि आया ये जो प्रॉब्लम है ये पॉसिबल है कि इसके लिए हम डेटाबेस बना लें, या कोई ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम डेटाबेस बना सकते हैं। लाइक ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है ये फिजिबल ही ना हो कि उसके लिए हम डेटाबेस बना लें और हम उस पे काम करना स्टार्ट कर ले, तो ये हमारा टाइम भी इससे वेस्ट होगा, कॉस्ट भी इस पे हमारी वेस्ट होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फिजिबिलिटी उसकी स्टडी कर लेते हैं, ये सेकंड फेज़ है उसकी। तीसरा हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन सा डेटा हमें रिक्वायर होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो डेटा सारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस पार्टिकुलर डोमेन के लिए, जिस डोमेन के लिए हम उस पार्टिकुलर डोमेन के अंदर जिस डोमेन के लिए हम ये डेटाबेस बना रहे हैं। और चौथा स्टेप उसके अंदर जो एंटिटी होती हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से टेबल्स की ज़रूरत हमें होगी, और टेबल्स के अंदर कौन कौन से नेम्स होंगे। और पांचवा फिर हम उन टेबल्स को प्रॉपरली नेम दे देते हैं कि इस टेबल का कौन सा नाम होना चाहिए और इस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो एज अ कॉलम्स उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास रियल वर्ल्ड में एक वर्किंग डेटाबेस बन जाता है। रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर लेट्स से हम एग्जांपल ले लें कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो लाइब्रेरी है उसके लिए हमने सिस्टम बनाना है, और उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत है क्योंकि जो सिस्टम होगा उसके अंदर हम डेटा ही स्टोर करेंगे। तो
सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि लाइब्रेरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो एफिशिएंटली बुक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। यानी लाइब्रेरीज़ के अंदर मोस्टली हमारे पास बुक्स ही होते हैं या रिसाले होते हैं या कोई अखबार वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो ये मसला है कि स्टूडेंट्स ठीक से एफिशिएंटली बुक्स को आइडेंटिफाई या बुक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, डिफ़ाइन किया। अब सेकंड फेज़ फिज़िबिलिटी स्टडी में हम क्या करेंगे कि इसकी स्टडी करेंगे कि आया ये फ़िज़िबल है कि इस डेटाबेस को हम बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे। तो उसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कि जो बजट हैं वो बजट इसके लिए फ़िज़िबल है, इतना काफ़ी है कि इससे हम ये डेटाबेस बना लेंगे। यानी इस पे जो कॉस्ट आएगी वो इस बजट के अंदर हो जाएगी या नहीं। और ये पॉसिबल है कि इसके लिए डेटाबेस हम बना सकते हैं। ये कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है कि जिसके लिए हम डेटाबेस बना ही नहीं सकते। और तीसरा हम ये देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमारे पास जो टीम है वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या वो काफ़ी है या नहीं है। तो ये सारी हम फिजिबिलिटी के अंदर ये स्टडी कर लेते हैं। तीसरा फिर उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसकी एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डेटा हमें रिक्वायर होगा इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले बुक्स की ट्रैकिंग हो गई और मेंबर्स होंगे, डिफरेंट मेंबर्स होंगे, क्योंकि लाइब्रेरी से जो बुक लेंगे वो मेंबर्स ही होंगे। और मेंबर्स क्या करेंगे, बुक्स को लॉन करेंगे, यानी बुक्स लेंगे या कोई और जो लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो लॉन लेंगे। और लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट होगा या लाइब्रेरी का जो डीबीए होगा वो क्या करेगा, बुक्स को ट्रैक करेगा कि कौन सा बुक किस मेंबर के साथ हैं, किस मेंबर ने एज अ लॉन लिया हुआ है और कितने टाइम के लिए लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर चौथा स्टेप आ जाता है कि हमने जो जो डेटा है उस डेटा को टेबल के अंदर स्टोर करना है। तो फिर हम टेबल की स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंटिटी हमारे पास इस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, रिक्वायर हैं। उसके अंदर सबसे पहले अगर देख ले तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ही होते हैं, तो बुक का एक टेबल हमारे पास होना चाहिए। और इस बुक के अंदर क्या होंगे कि डिफरेंट बुक्स के एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके नेम, उसके जब वो पब्लिश हुआ था, उसके ऑथर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके इस टेबल के अंदर आ जाएगी बुक के अंदर। ठीक है। दूसरा रिलेशन या दूसरा एंटिटी इसके अंदर क्या हो सकता है कि मेंबर हो सकता है, जो मेंबर बुक को बोरो करते हैं। तो मेंबर्स होंगे यानी कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्टूडेंट्स हो सकता है। और तीसरा इसके अंदर टेबल ये होगा कि बोरोइंग का टेबल होगा। लाइक जो स्टूडेंट्स होंगे, मेंबर होंगे, वो बुक्स को बोरो करेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक टेबल डिफ़ाइन करना होगा कि उसके अंदर हम इसका डेटा स्टोर कर सकें कि कौन सा बुक किस मेंबर के साथ हैं, किस मेंबर के पास हैं अभी, ताकि बाद में हम उसको क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें कि ये बुक अभी फ़लाँ मेंबर के पास हैं और इस टाइम के इतने टाइम के अंदर ये हमें वापस रिसीव कर देगा वो। और पाँचवा स्टेप हम फिर क्या करते हैं कि ये जो हमने एंटिटी डिफ़ाइन की यहाँ पे, अभी इन एंटिटीज़ को प्रॉपर नेम्स हम दे देते हैं इस फेज़ के अंदर। लाइक अभी बुक का टेबल हमें रिक्वायर है, तो बुक का टेबल जो होगा उसका नेम हम इस तरह हमने नहीं रखना। क्योंकि जो टेबल्स के नेम हम रखते हैं मोस्टली उसमें क्या होता है कि सारे जो लेटर्स हैं इसको हमने स्मॉल रखना है। और अगर दो वर्ड्स हैं तो उसके दरमियान हमने
अंडरस्कोर लगाना है, डायरेक्ट स्पेस नहीं लगानी। ये आगे जाके नेमिंग की जो रूल्स हैं उसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे सारे। तो टेबल होगा एक बुक का, और बुक के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक बुक का टाइटल, बुक की आईडी, बुक का ऑथर, ये सारी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अभी ये स्टेप्स डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या है प्लानिंग स्टेप्स में, जो पहले 2 स्टेप्स हैं, लाइक प्रॉब्लम की डिफिनीशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा स्टेप्स हमारे पास फिजिबिलिटी का है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिफिनीशन, यानी कोई प्रॉब्लम जब हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि जिस डोमेन के लिए हमने डेटाबेस बनाना हो, तो वो प्रॉब्लम को पहले क्लियरली हम स्टेट कर देते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ला देते हैं कि जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, ताकि कोई बाद में इस प्रॉब्लम के अंदर कोई एम्बिग्विटी हमारे पास ना आए। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्लियरली इसको स्टेट कर देते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग राइट नाउ। क्योंकि without knowing the problem, the exact problem for which we are solving, for which we are designing a database, we can't design the right solution. अगर हमें प्रॉब्लम का ही ना पता हो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं जिसकी बेस पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले हम जिसके लिए हमने डेटाबेस बनाना हो, तो उससे हम पूछ लेते हैं कि इस डेटाबेस का पर्पस क्या है, या अपने आप से पूछ लेते हैं कि ये डेटाबेस हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं और कौन कौन इसको यूज़ करेगा, लाइक स्टूडेंट इसको यूज़ करेंगे या कोई स्टाफ इसको यूज़ करेंगे, या जो पब्लिक हैं वो यूज़ करेंगे इस डेटाबेस को। तो उसकी बेस पे हम ये डेटाबेस बनाएंगे फिर। और तीसरा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी बेस पे कि ये जो करंट सिस्टम है इसके अंदर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए ये डेटाबेस बनाया जा रहा है। और चौथा हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले कि ये जो अभी डेटाबेस हम बना रहे हैं ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वही पुराना एग्जांपल दोबारा से लिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल बुक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि उसको, तो इसके लिए हमने एक डेटाबेस बनाना है कि बुक्स को हम ट्रैक कर सके कि कौन सा बुक अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है या किसी मेंबर ने बोरो किया हुआ है। तो इसके लिए हमने सिस्टम बनाना है। अभी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया। ओके, सो दूसरा स्टेप हमारे पास फिजिबिलिटी का है प्लानिंग स्टेप्स के अंदर, जिसके अंदर हम ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो हम डेटाबेस बना रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, आया ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी हैं, यानी इसको हम बना सकते हैं या नहीं। तो ये हम डिफरेंट चीज़ों के बेस पे करते हैं, लाइक सबसे पहले हम ये चीज़ें चेक करते हैं कि टेक्निकली उसका टेक्निकलिटी उसकी चेक करते हैं कि टेक्निकली ये फिजिबल है या नहीं, इकोनॉमिकली ये फिजिबल है या नहीं, जो टाइम है उसके अंदर ये कंप्लीट होगा या नहीं, या लीगली उसकी ये चीज़ें हम चेक करते हैं। तो टेक्निकल के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, जो टूल्स हम इसके लिए यूज़ करेंगे इस डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, इस डेटाबेस को बनाने के लिए। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे हमें ज़रूरत होगी उनकी, वो हमारे पास हैं या नहीं। दूसरा, हम फिजिबिलिटी के अंदर चेक करते हैं कि इकोनॉमिकली ये फिजिबल है या नहीं, यानी जितना बजट है कस्टमर का जो ये डेटाबेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो बजट इस डेटाबेस बनाने के लिए काफ़ी है या नहीं काफ़ी। तो यही चीज़ हम चेक करते हैं। तीसरा, हम टाइम चेक करते हैं कि जो डेडलाइन वो दे रहे हैं, या जो डेडलाइन हो विदिन दैट डेडलाइन वी कैन कंप्लीट इट, और इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं।
चौथा हम लीगली उसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स उसके हैं वो लीगली हैं या नहीं, यानी कोई गवर्नमेंट की प्राइवेसी या कोई लॉ वगैरह वायलेट तो नहीं हो रही, या कोई प्राइवेसी का कोई इश्यूज तो नहीं है इसके अंदर जो हम डेटाबेस बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं सेकंड स्टेप में। अच्छा, ये चीज़ें हम सारी स्टडी कर लेते हैं और इसका हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं, और उस रिपोर्ट के बेस पे हम फिर क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि ये फ़ीज़िबल है या नहीं फ़ीज़िबल। और अगर फ़ीज़िबल हो तो हम काम स्टार्ट कर देते हैं उस पे। अगर फ़ीज़िबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लान को दोबारा रिवाइज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टेप जो है प्रॉब्लम डिफिनीशन, इसमें हम क्या करते हैं कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये किस चीज़ के लिए हम ये डेटाबेस बना रहे हैं एग्जैक्टली। और दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ को, इस डेटाबेस को इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम बना भी सकते हैं या ये फिजिबल नहीं है। ये दोनों स्टेप्स ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले, इन दोनों को एग्जीक्यूट करना। अच्छा, तीसरा स्टेप्स हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, और चौथा हमारे पास आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, कि जो ये पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सा डेटा यूज़ होगा और कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करेगा ये डेटाबेस। ये चीज़ें हम एक क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स इसके अंदर फिर परफॉर्म करने होंगे, जिसकी बेस पे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनकी एनालिसिस कर सकते हैं उसकी बेस पे। तो सबसे पहले अगर हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ करते हैं। अभी हम एग्जांपल वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर ले लें तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि डायरेक्टली हम यूज़र्स से, जो लाइब्रेरी की मैनेजमेंट स्टाफ हैं उसके साथ डायरेक्ट हम इंटरव्यूज़ कर लें, या जो स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कर लें, या जो मैनेजर्स हो, डायरेक्टर्स हो उस लाइब्रेरी के, उनके साथ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कर लें। तो उससे हमें काफ़ी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो वो सारी हमें कलेक्ट हो जाएगी। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चनियर्स का कोई फॉर्म हम बना लें और वो फॉर्म हम डिसमिनेट कर लें उनके दरमियान, और वो हमें क्या कर ले, उस क्वेश्चनियर्स को सॉल्व करके हमें वापस भेज देंगे और उनका फीडबैक हो वो हमें मिल जाएगा, और इसके बेस पे हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे इस सर्विस के बेस पे। लाइक क्वेश्चनियर्स हम एज अ सर्वे फिर उनको भेजते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और वो अपना इनपुट दे देते हैं और इसकी बेस पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो होंगे उनके वो आ जाएंगे सारे। तीसरा इसमें हम ये कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि जो करंट सिस्टम है, यानी डेटाबेस बनाने से पहले जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पे भी हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी इसी सिनेरियो में हम देख लें कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है, तो इसमें जो डेटाबेस अगर इसके लिए ना बनाया हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, लाइक वही पुराना ट्रेडिशनल जो रजिस्टर में कोई डेटा को कलेक्ट करना और रजिस्टर के अंदर उनको स्टोर करना, लिखना। तो ये चीज़ें सारी होंगी। और ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर बैठेंगे और ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स बुक को पहले ढूंढते हैं और उनको बुक्स नहीं मिल रही कि कौन से कबर्ड में कौन सा बुक रखा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हम कर लेंगे, और जब स्टूडेंट्स कोई बुक बोरो कर लेगा तो हम देख लेंगे कि जो मैनेजमेंट वहाँ पे बैठी हैं वो उनका नाम वगैरह सारा रजिस्टर में
लिख देंगे। ये चीज़ें हम सारी वो एनालिसिस उसकी कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, ऑब्ज़र्व कर लेंगे ये चीज़ें। और स्टूडेंट्स जब बुक ले जाते हैं तो जो डेट उन्हें लिखी होती हैं वापस करने की, तो उस डेट पे वो वापस बुक ला के वहाँ पे रख देते हैं और रजिस्टर के अंदर अपना नाम दोबारा से हटा देते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट कर लेंगे और इसके बेस पे फिर हम डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करेंगे कि ये फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। चौथा हम ये कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसकी जो फॉर्म्स वगैरह बनी हुए हैं, लाइक रजिस्टर्स जो बने हुए हैं, या कोई रिपोर्ट्स वगैरह जो बनी हुई हैं, मैनुअल पेपर्स के ऊपर कोई रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने जो रखी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी कर लेंगे। तो उसके बेस पे भी हमें रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो जाएगी। लाइक स्टूडेंट्स जब बुक लेते हैं या मेंबर्स कोई रजिस्टर करता है लाइब्रेरी में, तो उसके लिए उन लोगों ने कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइन किया होगा जो वो फिल करेंगे, उसके बाद ही उनको मेंबरशिप मिलेगी। तो वो फॉर्म हम स्टडी कर लेंगे और उसके बेस पे हमें ये जो टेबल हम डिफ़ाइन करेंगे डेटाबेस के अंदर, वो टेबल का हमें डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन से उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। और इसके बेस पे हमें क्या होगा कि आउटपुट में एक रिटन डॉक्यूमेंट कंप्लीट मिल जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सा डेटा हमें रिक्वायर है इसके लिए। लाइक बुक की टाइटल हो गई, ऑथर, ISBN नंबर और मेंबर्स नेम, जो मेंबर बुक्स को बोरो कर रहे हैं, और बोरो डेट, ये सारी चीज़ें हमें क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी। और जो जो यूज़र्स इसके अंदर जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सारी हमें कलेक्ट हो जाएगी इनकी रिक्वायरमेंट्स। चौथा स्टेप हमारे पास एंटिटीज़ और एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब ये चीज़ें हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमने कलेक्ट की कि इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास बुक्स होनी चाहिए और मेंबर्स होनी चाहिए, और जो बोरो करेंगे मेंबर्स बुक वगैरह को, उनका डेटा भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि फिर एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेटा हम किस तरह, किस शेप में, किस स्ट्रक्चर में हम अभी डेटाबेस में स्टोर करें, क्योंकि ये तो रियल वर्ल्ड का डेटा है और यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर की बेस पे हम ये डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन से एंटिटीज़ की टेबल्स की ज़रूरत होगी इतना डेटा स्टोर करने की के लिए, और हर एंटिटी के अंदर, हर टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कॉलम्स होने चाहिए। तो एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड के थिंक में अगर हम देख ले तो जो हम डेटा, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ या जिस चीज़ की के रिगार्डिंग हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे पास एंटिटी हो गई। और इस एंटिटी के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ उसकी स्टोर करेंगे किसी भी चीज़ की, वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए यानी कॉलम्स हो गए। अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स का अगर हम देख ले तो उसके अंदर हमारे पास एंटिटीज़ क्या हैं, बुक हैं, मेंबर है और बोरो का एक टेबल बनेगा, और इनके अंदर डिफरेंट ये एट्रीब्यूट्स बनेंगे कि बुक के अंदर बुक की ID, टाइटल, ऑथर वगैरह वगैरह ये चीज़ें बनेंगी, और मेंबर के अंदर उसका फुल नेम, ईमेल, फ़ोन और मेंबरशिप जो डेट हो उसकी, वो सारी वो चीज़ें बनेंगी। और बोरोइंग के टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगी कि बोरो डेट और रिटर्न डेट कि ये कब वापस करेगा, ये चीज़ें सारी बन जाएगी। और कौन सी बुक इसने बोरो की है उसकी ID, और कौन से मेंबर ने बोरो की है उसकी ID। तो ये हमारे पास इसका टेबल कंप्लीट बन जाएगा। तो अगर सिंपली इस चीज़ को, इन दोनों स्टेप्स को हमने समझना हो, तो रिक्वायरमेंट्स जो हमने कलेक्ट की हो उसके अंदर जो भी चीज़ कोई नाउन हो, तो उसको हम प्रोबेबली एज एन एंटिटी कह सकते हैं, और उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। और उस चीज़ की, उस नाउन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएगी सारी। तो सिंपली हम इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिफ़ाइन कर सकते हैं रूल ऑफ थंब के बेस पे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्टेप्स जो हैं वो नेमिंग टेबल्स एंड कॉलम फीड्स
यानी टेबल्स को हम क्या नेम देंगे और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे उनको हम क्या क्या नेम देंगे। तो ये स्टेप जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली अगर कोई डेटाबेस हम बना रहे हैं उसके अंदर जो नेम्स वगैरह हमने रखी हुई हों और जब हम कंप्लीट कर ले और इन फ्यूचर वो इस चीज़ को, इस डेटाबेस को एक्सटेंड करना चाहें या स्केलेबल बनाना चाहें, तो दूसरे अगर कोई दूसरा डेवलपर आ जाता है वो इस डेटाबेस को देख लेता है, तो अगर हमने ठीक से ना नेम रखी हुई हो तो वो डायरेक्टली इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि अच्छा बुक टेबल बुक इन लोगों ने रखा हुआ है तो ये कोई बुक्स का टेबल है। लेकिन हमने अगर टेबल वन का नेम उसको उसका रखा हुआ हो तो वो कंफ्यूज होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कम्प्लीटली बग्स भी क्रिएट हो सकते हैं और जो दूसरा डेवलपर होगा उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि वो पहले अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा टाइम उसका लगेगा कि वो जो स्ट्रक्चर हो डेटाबेस का उसको अंडरस्टैंड करेगा, तो उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा इस पर कंज्यूम होगा। तो गुड नेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, या कोई भी प्रोग्रामिंग फंक्शंस हमने बनाना हो या कोई इंस्ट्रक्शंस बनानी हो तो उसके अंदर वेरिएबल नेम्स, टेबल नेम्स या कोई एट्रीब्यूट्स का नेम्स ये बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं नेमिंग के जो हमने फॉलो करने होते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले आता है कि अगर कोई नेम हमने डिफ़ाइन करना हो, मीनिंगफुल होना चाहिए वो नेम, कोई मीनिंग उसकी होनी चाहिए। लाइक अभी स्टूडेंट्स के लिए हमने टेबल क्रिएट करना हो तो हमें चाहिए कि एक तो शॉर्ट फॉर्म टेबल के लिए हम डिफ़ाइन कर ले, या पूरा भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे TBL भी हम लिख ले तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये टेबल को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा उसके साथ क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट, यानी ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है, डायरेक्टली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है। लेकिन इसी स्टूडेंट्स के लिए हम टेबल बनाना चाह रहे हैं और उसको हमने नेम दे दिया टेबल वन या डेटा या कोई एक्स, कोई भी नाम हमने दे दिया, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे कि ये जो टेबल जो एंटिटी बनी है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए बनी है, तो डायरेक्टली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंगफुल नेम रखना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेम के अंदर अगर 2-3 वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके दरमियान हमने क्या करना है कि अंडरस्कोर लगाना है, डायरेक्टली हम स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस हम देंगे तो ये एरर देगा हमें। तो हमने अगर 2 वर्ड्स डिफ़ाइन करने हो एक एंटिटी के लिए या एट्रीब्यूट के लिए तो उसके दरमियान हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेस हम अंडरस्कोर लगाते हैं कि ये दोनों साथ में कनेक्टेड हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट के बाद हम अंडरस्कोर लगा देते हैं और स्पेस नहीं लगाते, ये बैड थिंग है। तीसरा, लोअर केस ओनली ऑलवेज, हमने लोअर केस जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ करने हैं, कैपिटल वर्ड्स हम यूज़ नहीं करने। इसकी भी डिफरेंट रूल्स हैं, 2-3 रूल्स हैं। कैमल केस इसको कहते हैं, केबाब केस हैं, पास्कल केस हैं, ये डिफरेंट केसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं नेमिंग के अंदर। अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये स्नेक केस हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर वर्ड के जो सारे लेटर्स हों वो स्मॉल होने चाहिए और वर्ड के दरमियान हम अंडरस्कोर लगाते हैं, तो ये स्नेक केस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और पास्कल केस हैं इसकी तरह हमारे पास, जिसके अंदर हम हर वर्ड के जो स्टार्ट का अल्फ़ाबेट हो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी हम स्मॉल लिखते हैं, और साथ ही में डिफरेंट मल्टीपल वर्ड्स को हम लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास केमल केस हैं, केमल केस के अंदर फिर जो स्टार्ट वाला वर्ड हो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम स्मॉल रखते हैं, बाकी भी स्मॉल रखते हैं, और जो दूसरा वर्ड हम उसके साथ लिख रहे हों और उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट हो वो हम कैपिटल लिखते हैं। तो ये डिफरेंट नेमिंग कन्वर्जन के केसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। और लेकिन मोस्टली जो डेटाबेस के अंदर यूज़ होती हैं वो स्नेक केस की वो नेमिंग कन्वर्जन यूज़ होती हैं, तो हमने वो यही यूज़ करनी है, बाकी हमने यूज़ नहीं करनी। अच्छा, टेबल के नेम हमने डिफ़ाइन करने हो तो उसके साथ हमें चाहिए कि प्लूरल कोई वर्ड लिख लें।
ऐसे ना हो कि हम सिर्फ स्टूडेंट ही लिख लें। लाइक उस टेबल के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो सेव नहीं होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, तो इसीलिए टेबल्स के नेम अगर अगर हम प्लूरल नाउन में रख दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स मल्टीपल स्टूडेंट्स उस टेबल के अंदर होंगे तो हम स्टूडेंट्स रख देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट, दैट इज़ डिफाइंड फॉर अ सिंगल स्टूडेंट। इसी तरह बुक्स हैं, मल्टीपल बुक्स होंगे तो मल्टीपल बुक्स टेबल के अंदर होंगे तो उसके लिए हम बुक्स डिफाइन कर लें, ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइमरी की का जो कॉलम होगा उसकी जो एट्रीब्यूट का हमने नेम रखना है वो कुछ इस तरह रखना है कि जो टेबल का नेम हमने रखा हो, क्योंकि टेबल हम मोस्टली नाउन के लिए ही रखते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके लिए रखते हैं टेबल, उसके लिए बनाते हैं। तो उस टेबल की ही ये क्या होगी, प्राइमरी की उसकी ही आईडी होगी, उसी की प्राइमरी की होगी। तो नेमिंग हम कुछ इस तरह इसके एट्रीब्यूट का रखेंगे कि जो टेबल का नेम हमने रखा हुआ है अंडरस्कोर और उसकी आईडी, क्योंकि ये हर रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं, तो इस तरह का नेम हमने रखा हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होगा। लाइक यहाँ पे हम स्टूडेंट का एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने प्राइमरी की डिफाइन करनी है, एट्रीब्यूट इज़ एन एट्रीब्यूट, तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का जो टेबल है स्टूडेंट्स, तो एक सिंगल स्टूडेंट की पार्टिकुलरली सिंगल आईडी होगी यूनिक, तो यहाँ पे हम फिर सिंगुलर नेम उसका ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट हमने ले लिया और अंडरस्कोर उसकी आईडी। अगर डायरेक्ट हम सिर्फ आईडी लिख लें, नम लिख लें या कोई भी वर्ड लिख लें तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, कंफ्यूजन उसके बेस पे क्रिएट होगी। इसी तरह जो नेम्स हम रखते हैं तो उसमें भी हमें चाहिए कि कंसिस्टेंट रहे। लाइक दो तीन टेबल्स के अंदर हमें कोई डेट की ज़रूरत हो और वो किसी डेटा की क्रिएशंस का डेट हो, तो हमें चाहिए कि हर टेबल के अंदर जो हम इसके लिए एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं इनके जो नेम्स हो वो कंसिस्टेंट हो, यानी सेम हो। लाइक क्रिएशन, एक डेट का नेम हमने डिफाइन करना है तो हर टेबल के अंदर हमें चाहिए कि क्रिएटेड इट हम डिफाइन कर लें हर टेबल के अंदर। ऐसा ना हो कि एक टेबल के अंदर हम डेट लिख दें इसके लिए, दूसरे टेबल के अंदर हम क्रिएशन टाइम लिख दें, तो इससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हर टेबल के अंदर हम सेम नेम कंसिस्टेंस रखें। नेक्स्ट जो हैं जो रिजर्व वर्ड्स हैं, बिल्ट इन वर्ड्स हैं जो कि लेट्स से जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी की एज अ कीवर्ड यूज़ हुए हैं, या जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। लाइक एसक्यूएल के अंदर हम ले लेके सेलेक्ट, सेलेक्ट का ये जो वर्ड हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्युपाइड हैं, वहाँ पे एज अ की यूज़ हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। या एसक्यूएल के अंदर हम नेम ले लें, नेम भी उसके साथ एक रिजर्व वर्ड हैं, और टेबल और सेलेक्ट ये जो वर्ड्स हैं ये वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, तो इनको हम एज अ टेबल नेम, एज एन एट्रीब्यूट नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमने बनानी हो पार्टिकुलरली उसी चीज़ के नेम से हम इस डेटा को रिलेट करेंगे। ओके, तो अभी हम अगर देख लें बिफोर स्टडीइंग द नेमिंग रूल्स, जो अगर हमने नेम डिफ़ाइन करने होते तो हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते कि ये टेबल के नेम हम डेटा वन, बुक इन्फो, मिम, इस तरह कुछ डिफ़ाइन करते, तो ये एक अनप्रोफेशनल वे है डिफ़ाइन करना नेम, किसी भी नेम्स को डेटाबेस के अंदर। इसी तरह अगर हम नेम कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स के नेम वगैरह डिफ़ाइन करते तो कुछ इस तरह होते हैं, या प्राइमरी की हमने डिफ़ाइन करनी होती या कोई अनप्रोफेशनल बंदा हो तो कुछ इस तरह डिफ़ाइन करेगा। फ़ॉरेन की डिफ़ाइन करेंगे तो कुछ इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। ये एक अनप्रोफेशनल वे हैं क्योंकि दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इनका नहीं होगा, तो ये एक अनप्रोफेशनल वे हैं। इन्हीं नेम्स को अगर हम नेम्स के रूल के बेस पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह होंगे कि बुक्स का जो टेबल्स होंगे, लाइक बुक का टेबल होगा तो उसके लिए हम बुक्स लिखेंगे क्योंकि प्लूरल यहाँ पे हमने यूज़ करना होता है। दूसरा जो मेंबर्स का टेबल होगा उसके लिए हम मेंबर्स यूज़ करेंगे और नेमिंग्स
के रूल्स के बेस पे बनाएंगे तो ये सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा इजीली। इसी तरह जो प्राइमरी की यूज़ करेंगे कुछ इस तरह होगी वो, और फॉरेन की जो हम यूज़ करेंगे लाइक लेट से हमने यूज़ करनी हो कि बुक की जो आईडी है वो बुक्स के टेबल के अंदर है, तो हम क्या करेंगे कि बुक्स बुक्स डॉट यानी बुक्स के टेबल के अंदर ये जो बुक की आईडी है, इस तरह कुछ यूज़ करेंगे इसको। और कॉलम्स के नेम्स जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि टाइटल, ऑथर या आईएसबीएन नंबर, बोरो डेट वगैरह ये चीज़ें इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। और कंसिस्टेंट हमने रहना है इसमें, तो जो हमने वर्ड या कोई नेम एक टेबल में यूज़ की हो वो दूसरे में भी इसी तरह हम यूज़ कर लें। और दूसरा कंसिस्टेंट में ये है कि जो शेप जो स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम स्नेक का केस का ये नेमिंग कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी टेबल्स में भी हर टेबल्स में हर एट्रीब्यूट के लिए हम वही केस यूज़ कर ले। ऐसा ना हो कि एक केस के लिए एक नेम के लिए हम कैमल केस यूज़ कर रहे हैं, दूसरे नेम के लिए हम फिर स्नेक केस यूज़ कर रहे हैं, तीसरे के लिए हम पास्कल केस यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती हैं। हमें चाहिए कि थ्रू आउट डेटाबेस क्रिएशंस हम एक ही रूल को यूज़ कर ले, सेम रूल को हर जगह यूज़ कर ले, तो इससे ये कंसिस्टेंट रहेगा डेटाबेस क्रिएशंस हमारा, और फ्यूचर में इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा।